वी हैव अराइव्ड एट द मिडल ऑफ द वीक, लेकिन ये हफ्ता भी एक तरह से लगता है चेयरमैन पीटीआई के लिए कुछ ज़्यादा साजगार साबित नहीं हुआ। कल जिस तरह के कहा जा रहा था महफूज फैसला सुनाया गया जिसमें उनकी जो सज़ा थी तोशा खाना केस में वो मुअत्तल कर दी गई। उम्मीद ये थी कि उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन फौरी तौर पर देखा गया कि साइफ़र केस में एक दफ़ा फिर उनके बाहर आने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए। सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं कि ये साइफ़र केस का मामला किस तरह आगे बढ़ रहा है और क्या ये अगस्त के महीने सितंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है कि चेयरमैन पीटीआई को अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा या उनकी सज़ा में और उनकी रिहाई में ख़ास तौर पे अभी थोड़ी ताख़ीर होगी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले जी आपको बताते हैं साइफ़र केस का मामला और फिर इसको मज़ीद कानूनी जो इसके पहलू हैं उसको डिस्कस भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुना दिया। 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। अदालत ने सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत सजा का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया गया है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। तहरीरी फैसले के मुताबिक सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दूसरी जानिब साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बुध को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल के नाम मरासला अरसाल कर दिया। जी जनाब, और हम देख सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल माफ़ कीजिएगा, आई थिंक द वेदर चेंज इज़ गेटिंग टू ऑल ऑफ अस। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी एट हैंड, आपके सामने है जी सिनेरियो। इस वक्त बात ये की जा रही है कि तोशा खाना केस या साइफ़र केस रिहाई में एक दफ़ा फिर अभी इल्तवा है और रिहाई के फ़ौरन बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अवाम की जो दूसरी मुश्किलात है उसका हल या किस तरह निकलेगा। 48 घंटे ख़त्म होने वाले जी। निगरान वज़ीर आज़म ने ये नोटिस भी लिया था कि बिजली के बिल की कीमतें जिस पे पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है उसमें कमी की क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कमी होगी, बल्कि दूसरी तरफ अनदर फ्यूल हाइक इज़ ऑन द कार्ड्स, यानी 1 सितंबर को एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का इंदिया दे दिया गया है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तमाम सियासी जमातें भी एक साथ आ चुकी हैं और उन्होंने कहा कि जी महंगाई के ख़िलाफ़ बात करनी है। निगरान वज़ीर आज़म के बढ़ाए हुए इख्तियारात के बावजूद इसमें उनकी ज़्यादा से नहीं हो सकती। कल एक और वीडियो वायरल हुई थी साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जो कि लंदन में मौजूद थे और उनसे पाकिस्तान में आने वाले महंगाई के तूफ़ान के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इस वक्त मैं लंदन में हूँ और पाकिस्तान के किसी मामले पे इस वक्त मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ। कैसे कैसे वक्त हमें दिखाता है आसमान। आगे बढ़ते हैं जी। बैरिस्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। उनसे पूछते हैं कि तोशा खाना केस और फिर अब ये साइफ़र केस किस तरह आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वकास। सलाम वकास, बहुत बहुत शुक्रिया। तोशा खाना केस में तो सज़ा मुअत्तली हो गई, एक रिलीफ मिला है और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा था, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, इरफान कादिर साहब मेरे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए कि मज़ीद जो बाकी उन पर केसेस बने हुए हैं उसमें भी गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी गई। ऐसा नहीं हो सका। हमने देखा कि साइफ़र केस में यकायक उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह ये साइफ़र केस आगे बढ़ेगा? देखें, जहाँ तक इंटरवेंशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मस्ट नॉट इंटरवीन, इंटरफेयर इन एनी मैटर जो कि किसी भी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जो कि ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। आल्दो इसका जो भी फैसला आया है उस फैसले को जो है उसकी रोशनी में उनको रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया, सजा को भी सस्पेंड कर दिया गया। कमिंग टूवर्ड योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि अब नेक्स्ट क्या होगा, जो साइफर का केस था
मैं ये समझता हूँ कि साइफर का केस जो था, जिस तरह ये केस जो है एक पावरफुल केस है, एट द सेम टाइम साइफर का केस भी इनके अलावा एक मजबूत बुनियादों पे इस्तबार किया गया है। इस कानून के अंदर अमेंडमेंट भी कर ली गई है, सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 8 और 9 जो है अमेंडेड सेक्शंस हैं जो 2023 के एक्ट्स हैं, जिस पे कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई कि प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए ये नहीं किए। इस केस के अंदर इमरान खान समेत तमाम दीगर मिनिस्टर थे, शाह महमूद कुरैशी जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और असद उमर, इन सब लोगों को घेरा तंग कर लिया जाएगा। ये फैसिलिटेटर थे, पार्टिसिपेटर थे। इसमें कानून क्या है? कानून ये कहता है कि कौमी सलामती से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जो हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, यू कैन नॉट एक्सपोज एंड रिवील दो सीक्रेट्स बिफोर द मैसेज ऑफ द पब्लिक ऑफ द स्टेट अनटिल अनलेस के आपको वो खुद डिकोड कर ले और फिर उसके बाद आपको इजाज़त दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ साहब, वो जो साइफर उन्होंने अपने पास रख लिया, फिर जलसों जुलूसों में से लहराते रहे और फिर उसकी बैक साइड दिखाते रहे, एक नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव डेवलप करते रहे। हमारे तो नॉलेज में नहीं है तो साइफर के अंदर कोई नफरतनामा था, ये कोई मोहब्बतनामा था, ये इनकी हुकूमत को घर भेजने का कोई पैगाम भेजा गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चार्जेस इनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं कि इन्होंने fictitious, frivolous और एक vexatious जो है नैरेटिव डेवलप किया और पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर स्टेट की जो अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने की ये एक पर्सपेक्टिव है, एक नैरेटिव है, लेकिन मुझे बताइए कि पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ ये रहा है कि वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, ये साइफर की कॉपी थी। साइफर को तो ऑफिस से रिमूव करना और ख़ास तौर पे ये तो फॉरेन ऑफिस का एक एसेट होता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ओरिजिनल साइफर का गायब हो जाना, क्या इसकी जिम्मेदारी वाकई साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई पे आयद होगी? देखिए, प्रामा फशाई जो चीज़ें इस तब अगर इस्टेब्लिश की गई हैं और जो केस इनके खिलाफ बनाया गया है, उसमें तो सारी लाइबिलिटी इनके ऊपर इम्पोज की गई है और जो को अक्यूज हैं, कंप्लिस हैं, जिसमें आजम खान साहब को रखा गया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, असद उमर साहब को रखा गया और एट द सेम टाइम जो वाइस चेयरमैन है तहरीक साहब शाह महमूद कुरैशी, इसमें बहुत सारे लोगों के भी नाम आएंगे, पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे और बहुत सारे लोग उस वक्त जो कैबिनेट में बैठे हुए थे उनके भी नाम आएंगे कि क्यों आप लोगों ने मावरत की कि वो साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी अगर वो ले गए। अच्छा सिदरा, इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी फॉरेन ऑफिस को इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो अगर वो उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं थी और जो हाँ साहब को दिया गया तो महज एक कॉपी थी और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती है इन अकॉर्डेंस विद दी कानून शहादत ऑर्डर, तो फिर भी मेरे ख्याल में इनके ऊपर कोई उस एज सच लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी लाइबिलिटी सेंस के अंदर आएगी कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स थे आपने उसको कैसे एक्सपोज किया, रिवील किया, उसके जो कंटेंट। देखिए एज़ फार एज देखिए, जहाँ तक साइफ़र को लहराने की बात है और उसका जो इन्फेरेंस बताई गई, एग्जैक्टली साइफ़र में क्या लिखा गया ये तो नहीं बताया गया। तो अगेन द लाइबिलिटी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स को वाकई डाइवर्ज किया गया है या नहीं। दूसरी तरफ फिर एक और जो बड़ी कंट्रोवर्सी है कि सीक्रेट्स एक्ट की जो अमेंडमेंट बिल था, प्रेसिडेंट का कहना है कि ही डिड नॉट साइन इट। कल हम इरफान कादिर साहब से यही बात कर रहे थे, द कानून जो उसके ज़रिए बनने वाला कानून है वो अभी भी लागू होता है। कल हमने ये भी देखा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो कि सदर मुमलिकत के सिग्नेचर के बाद कानून बना है नैब की अमेंडमेंट के हवाले से, उस पर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के भी कमेंट्स आए हैं कि दिस इज अंडरमाइनिंग द जुडिशरीज फ्रीडम और ये भी उन्होंने गैर आईनी करार दिया है। इस पे कमेंट करना चाहेंगे वकास? बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। देखिए हमारे स्टेट जो ट्री कमेटी ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसकी इंश्योरेंस की बात करता है। एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में काम करे, लेजिस्लेचर अपने डोमेन में काम करे, एट द सेम टाइम जुडिशरी अपने डोमेन और सफेयर के अंदर काम करे। लेकिन जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट मिलता है वहां पे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस जो टीसीओ की थ्योरी थी अमेरिकन सिस्टम के अंदर, वो भी हमारे मुल्क में, मीनिंग देयर बाय कि अगर जुडिशरी में कोई जज साहब वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की परवीयंस को या कोई करप्शन करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, तो आपसे आर्टिकल 209 के तहत वो ट्राई की जा सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और पार्लियामेंट थ्रू प्रेसिडेंट उनका जो एक रेफरेंस बनाकर। इसी तरह अगर पार्लियामेंट को इस तरह का कानून बनाती है जो सुप्रीम कोर्ट समझती है तो उनकी फ्रीडम को कर्टेल करेगा, उनकी लिबर्टी को कर्टेल करेगा, उनकी पावर्स को अंडरमाइन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 8 के तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए उस कानून को सेट असाइड या स्ट्राइक डाउन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही किया। सिदरा एक सिर्फ इसमें मैं नुक्ता समझाऊंगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी चीज आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, उसके खिलाफ जो रिव्यू का लिमिटेड इख्तियार है, अगर आपने उस इख्तियार को इनलार्ज करना है, देन यू हैव टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2/3 मेजोरिटी से करनी थी, जो कि 228 मेंबर आउट ऑफ 342 में से आपको रिक्वायर थे। लेकिन इनके पास पीडीएम की तमाम जमातों के पास 190 और 192 लोग मौजूद थे असेंबली के अंदर, लिहाजा ये कर नहीं सकते थे। और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आप पाकिस्तान के ऊपर फोकियत देना चाहें या प्रायोरिटी प्रेफरेंस देना चाहें, तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल अदर लॉ ड्राइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो मैं ये समझता हूँ वो तो एक अच्छा नुक्ता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ताकि हमें डिस्करेज करना चाहिए जो नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, जिसमें अदलिया की पावर को फॉर टाइम बीइंग या फॉर टाइम स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कम करने की कोशिश। हाँ, फिर मैं उसी चीज की तरफ आऊंगा कि अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जाए तो ये हमारे सिस्टम की स्मूथ रनिंग को हिट करेगी और अल्टीमेटली इससे हमारी पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग अपॉन दैट ओनली, आपके इन्हीं नकात के ऊपर अगर मैं बिल्डअप मजीद आर्ग्यूमेंट करूं तो कमिंग बैक टू अगेन द साइफर केस, तोशाखाना केस, जिसमें आपने सीक्रेट्स एक्ट की बात की, स्टेट सीक्रेट्स का जिक्र किया, यहाँ पे अभी जो इशारा दिया जा रहा है 53 बिल आखिरी दौर में पीडीएम ने की हुकूमत ने अप्रूव कराए हैं। अब उस पर सवालात उठ रहे हैं, साइफर केस भी जो आगे बढ़ेगा वो अमेंडेड कवानीन के हवाले से बनेगा, तो क्या इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा को हम देख सकते हैं कि ये कानून ही इस हवाले से बनाए गए हैं कि इन केसेस में मजीद एक तरह से इनको स्पीड अप किया जा सके, इसमें मजीद सख्ती आ सके इसकी कार्रवाई में? अच्छा सिद्रा, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं 2023 के अंदर, ये 6 से 7 अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन ये कानून जो है प्री पार्टीशन चलता रहा है। इंडिया में 1919 में मौजूद है, हमारा 1923 का ये कानून है और ये प्री पार्टीशन चलता रहा है। और जो इसके अंदर मोस्ट रेलिवेंट दफा है, सेक्शन 3 को भी इम्पोज किया गया है। और सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट है आपको रिवील करते हैं, एक्सपोज करते हैं, और वो अगर आप जासूसी के पर्पस के लिए करते हैं तो उसकी डेथ इम्प्रिजमेंट तक, डेथ पेनल्टी तक या लाइफ इम्प्रिजमेंट तक सजा है। और अगर आप वो जो ऑफिशियल होने के नाते कोई ऑफिशियल जो सीक्रेट था जो आपने एक्सपोज नहीं करना था या जो आपने अपने पास रखना था, अगर उसको एक्सपोज करते तो 10 साल तक सजा। अच्छा, कमिंग टुवर्ड योर क्वेश्चन मोर स्पेसिफिकली कि अमेंडमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? अमेंडमेंट में करने का पर्पस ये था कि जितने लोग इनके इर्द गिर्द थे, इतराफन काफी कुर्बो जवार में थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेट किया, इस कानून के अंदर वो रेलिवेंट प्रोविजन मौजूद नहीं थी जो उन लोगों के गिर्द घेरा तंग कर सकते, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता। लिहाजा सेक्शन 6A से लेके ऑनवर्ड 12 तक अमेंडमेंट्स की गई और जो मोस्ट रेलिवेंट प्रोविजन इसके इंसर्ट की गई, इंजेक्ट की गई, वो सेक्शन 9 था, जिसके तहत शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बहुत सारे दीगर जो उस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए मिनिस्टर थे, उनको भी इसमें धार लिया जाएगा, सबको इम्प्लीकेट किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जैसे आपने खुद इशारा दिया, आजम खान साहब इसके अंदर पता नहीं वादा माफ गवाते या क्या, लेकिन उनको इसके अंदर इम्प्लीकेट नहीं किया गया, वो साफ बचकर निकल गए, वो अप्रूवर बन गए, चूंकि वो पहले अपने घर से कुछ देर के लिए गायब रहे और फिर एकदम ही उनका ज़मीर जागा और ज़मीर जागने के बाद उनको याद आया कि खान साहब ने उनसे बहुत से गलत काम करवाए, उसमें साइफर भी एक शामिल था जो वो उन्होंने फैसिलिटेट किया और लेके घर चले गए। और वो अकम्पलिस थे, आर्टिकल 16 अकम्पलिस की बात करता है। और जब आप इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और स्टेट बेनिफिट्स या ऑब्जेक्टिव में कोई गवाही देना चाहे तो आर्टिकल 129 के तहत आप अप्रूवर बन जाते हैं, वादा माफ गवाह बन जाते हैं। और वादा माफ गवाह की जो टेस्टिमनी है, कोर्ट समझता है अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल और प्री रिक्विजिट्स को फॉलो कर लिया जाए तो उसकी टेस्टिमनी की बेसिस के ऊपर भी सजाएं दी जा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि माजी के अंदर शहाकदार को भी अप्रूवर बनाने की बातें की जाती थी नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर, और आहद चीमा साहब को, फवाद हसन फवाद को, लेकिन वो सारे के सारे केसेस जो थे तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह बिखर के रह गए। लेकिन मौजूदा जो केसेस हैं, आल दो कि एक बड़ा हार्ड एंड हार्श टाइम चेयरमैन तरीक़न साहब को फेस करना पड़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक माजी के केसेस की बात है, जो इनके दौर के अंदर बनाए गए या मौजूदा केसेस बनाए गए, ये सारे के सारे केसेस में कफ अफसोस मरने के अलावा हमें कोई नतीजा हासिल होता हुआ नजर नहीं आएगा। और सबसे बढ़कर ये, वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो टुडे। दीज इश्यूज आर इंडीड इम्पॉर्टेंट, यानी आपकी रियासत किस तरह ऑपरेट करती है, किन चीज़ों की इजाज़त है, कानून और इंसाफ का पहलू क्या है, ये बड़ा अहम होता है। लेकिन इस वक्त आवाम इंसाफ मांग रही है, ख़ास तौर पर जो इक़्तिसादी यहाँ पे एक तरह से प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। एलीट कैप्चर की बात की जा रही है, लेकिन अब तो एलीट हो या लोअर तबका हो, हर एक को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। कोई एक शख्स भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको बिजली के बिल ने इस वक्त उसकी वजह से वो तिल मिलान आ गया हो। खैर जी, इन इश्यूज़ पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास का हमारे साथ मौजूद होने के लिए।